मोहब्बत ही मोहब्बत है। किताब लिख दी तब पता चला कि इतनी नफरत फैल गई है, तो फिर मैंने इश्क की बातें लिखना छोड़ दी और फिर उन बातों को मैं लिखने लगा जहाँ से मुझे उम्मीद थी कि जिन घरों में लोग नफ़रत के रास्ते पर ले जाए गए हैं उनको मैं लौटा लाऊंगा। ऐसा मेरा भ्रम भी था और यही मेरी कोशिश भी थी कि सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद के नाम पे जो सांप्रदायिकता आती है वो दरअसल वो राष्ट्रवाद को कवर के रूप में इस्तेमाल करती है। तो मैं उसको कवर हटा देना चाहता था राष्ट्रवाद का, और लोगों को दिखा देना चाहता था कि ये दरअसल कम्युनल लोग हैं जो राष्ट्रवाद जैसी चीज़ों के सहारे लेकर आते हैं, क्योंकि ये खुद अकेले चलकर सामने से आते हुए नज़र नहीं आते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि अपनी सारी भूमिकाओं को एक भूमिका में समेट देने की, और वो थी नागरिक की भूमिका। तो मैं नेता वाला बहुरूपिया नहीं हूँ, मैं नागरिक हूँ जो इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ कि हमारा काम जो है, नागरिक की जो निगाहें होती हैं वो सरहद पर खड़े सिपाही की तरह चौकस निगाहें होती हैं। वो देख रहा होता है अपने आप को, अपने अगल बगल को, अपने सियासतदान को, अपने झूठ बोलने वाले नेताओं को भी। तो अगर हम इस भूमिका में ना आएँ और आप ना आएँ तो अंदाज़ा नहीं है कि इतिहास हमें बताता है कि जुल्म का कौन सा बड़ा झोंका, आंधी जुल्म की आने वाली है और हम सबको उड़ा कर ले जाएगी। ले जा रही है, वैसे ले जा रही है। तो इसलिए ज़रूरी था कि आप नागरिक की भूमिका में आ जाएं। अभी अभी आ रहा हूं तो देखिए लोग कितने शानदार और ज़हीन लोग होते हैं। किसी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुझे बधाई भेजी है और पहली लाइन ये लिखी है कि लोकतंत्र में नागरिक से बड़ा कोई पद नहीं होता है। पहली लाइन यही लिखी है। तो मैं इसी दिन के लिए बोल रहा था और इसी दिन के लिए लिखना शुरू किया कि लोग एक दिन बोलेंगे, और जो लोग बोलने पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे थे उनके लिए झूठ बोलना मुश्किल कर देंगे। कुछ कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे उम्मीद है कि और भी ज़्यादा दिखाई देगा। आज तो गणतंत्र दिवस है। इस दिन में हमारी देश एक रिपब्लिक की फॉर्म में स्थापित हो गई थी, और ये 3 जो प्रॉमिस थी, ये वचन हमने एक आपस में किया था, पर निभाया है कि हम निभाए नहीं, कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता और अवसर की समता, ये फ़र्ज़ हमने निभाया क्या रवीश? नहीं, हम इस फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर पाए, और अलग अलग दौर में अलग अलग लोग इसकी कोशिशें करते रहे हैं, मगर हम सबको समान अवसर देने में फेल रहे हैं। अभिव्यक्ति की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो गई है, और शिक्षा, भाईचारा, जो भी हमने प्रियम्बल में लिखा है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, हमने हासिल किया है, पर हम उस यात्रा की आधी मंजिल तक भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें पहुँचकर खड़ा होकर ये कहना था कि हाँ, हम इतना हासिल कर चुके हैं और आगे भी कर लेंगे। देखिए, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, ये महीना है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हज़ारों की संख्या में संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वरना तो हमें स्कूल से लेकर कॉलेज में संविधान की किताबें ही नहीं दिखाई गई थी। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी जी गए और उन्होंने संविधान की किताब छू कर नहीं देखी थी। आज प्रस्तावना उनके हाथों में है और ज़बान पर है। मैं इससे भी खुश नहीं हूँ। मैं तब और खुश हूँगा कि जब वो उस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद जीने लगेंगे अपनी ज़िंदगी में, जब वो उनके लिए सिर्फ पढ़ने की एक औपचारिकता नहीं रह जाएगी, एक कार्यक्रम नहीं रह जाएगा, विरोध प्रदर्शनों के अलावा भी उस पर चलेंगे। क्यों ये ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि बहुत अंतर विरोध, कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे देश में हैं। बहुत तरह की इमोरलिटी हमारे फाउंडेशन पर बनी पड़ी है कि हम कोई रास्ता ईमानदारी का नहीं ले पाते हैं। बहुत तरह की पहचान हमें एक हिंदुस्तानी पहचान होने से रोकती है, और अक्सर हुआ यह है कि हमने इस सवाल को, नागरिक बनने के सवाल को, कभी गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा बेटा बना लेते थे, अच्छी बेटी बना लेते थे, कभी देश के लिए अच्छा नागरिक नहीं बनाते थे। तो आप जब दहेज ले लेते हैं, जब आप किसी का कपड़ा पहचानने लगते हैं, आपको पता है ना? नहीं, आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? कपड़े से पहचान रहे थे। आप याद कीजिए कि हिंदी सिनेमा ने कितना डराया था। कोई सेठ किसी हीरो के खराब कपड़े में झांक देता था तो कितनी बात चुभती थी उसकी। कपड़े से पहचानने की बात उन्होंने कह दी।
इतने बड़े पद पर बैठा आदमी इतनी छोटी बात कहेगा, ये वही कह सकता था जिसके दिमाग में हर समय हिंदू मुस्लिम चल रहा होता है, वही ये हल्की बात कह सकता था। और ये कपड़े से पहचानने वाली बात जो है, उन्होंने एक समुदाय के लिए ही सिर्फ नहीं कही थी, उन्होंने इस देश की जनता की जो बुद्धि है, जो सोचने की क्षमता है, उसको चुनौती दी थी कि 5 साल में हिंदू मुस्लिम दिखाते दिखाते हमने तुम्हें इस स्थिति पर ला दिया है कि अब हम कहेंगे कि सिर्फ तुम कपड़े से पहचान लो, और आप कपड़े से पहचानेंगे। वो तो कहिए कि झारखंड के आदिवासी लोग सदियों से कपड़े से किसी को नहीं पहचानते थे, अपने देश का भूगोल भी नहीं मालूम था जहां के चुनाव में कह रहे थे। तो वो खून का रिश्ता था। घरों में यह सिखाया गया कि शादियों में जो रिश्तेदार आते हैं सब अलग अलग आर्थिक हैसियत के हैं, किसी का कपड़ा खराब हो सकता है, किसी का कपड़ा साधारण हो सकता है, लेकिन खून का रिश्ता है। इस देश में, इस देश से हिंदू और मुसलमान का खून का रिश्ता है। वो इस देश की आत्मा है दोनों, और आत्मा का आकार नहीं होता है, रूह का कोई कपड़ा नहीं होता है। मुर्दे पर कफन डालते हैं, आत्मा को किसी ने देखा नहीं है। आप आत्मा पे कफन मत डालो, कपड़ा मत डालो। तूने कहा आप कपड़े से पहचान लीजिए। इसीलिए अगर हम सबको नागरिक बनाया होता तो वो क्या, कोई भी नहीं कह सकता। उनके तमाम पुलिस के जो लोग हैं जो बात बात पर सेडिशन के केस दर्ज कर लेते हैं आजकल, वो लोग भी ये बात नहीं कर पाते। कपड़े से पहचानने वाली बात इतनी हल्की बात थी, चुभ गई मुझे। मैं यही सोचता रहा कि हिंदुस्तान की जनता, जिस गांधी ने कपड़े उतार दिए अपने, जो वो सूट पहनकर आए थे, अंग्रेज उन्हें कपड़े से ही तो पहचान रहे थे ना, तो गांधी ने कहा लो मैं सूट ही उतार देता हूं, कुछ नहीं पहनूंगा, लंगोट में चल देता हूं। पहचानो गांधी को कपड़े से, पहचानो। वो लाठियां लेकर हजारों लाखों लोगों के बीच में चलता हुआ आज भी चला आ रहा है। पहचानो उस महात्मा गांधी को। आज 26 जनवरी है, 4 दिन बाद उनकी हत्या होने वाली है, पता है ना। 5 साल से उनका नाम लेकर रोज उस बिना कपड़े वाले फकीर की हत्या हो रही थी। वैसे क्रोनोलॉजी में तो 1948 पहले आया था और 26 जनवरी 1950 बाद में आया था। आपको बताता हूं, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। वो क्रोनोस एक ग्रीक गॉड है टाइम का, जो बच्चों को खा जाता है, उससे निकला है क्रोनोलॉजी। हमारे एक अंग्रेजी के दोस्त ने बताया है, तो इसलिए क्रोनोलॉजी समझ लेना, ये टाइम का ऑर्डर नहीं है, ये आपके पागल हो जाने का ऐलान है कि अब आपको गोदी मीडिया के जरिए आपके दिमाग में वो जहर भर दिया गया है कि अब सिर्फ आपको कपड़ा देखना है और भीड़ बनकर किसी को मार देना है। इसकी तैयारी की गई है, तो मत कीजिएगा, वरना वो कोई और आ जाएगा जो अपने कपड़े उतारकर आपकी अंतरात्मा के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा कि मैं गांधी हूं। कितनी बार मारोगे मुझे, कितनी बार मारोगे। और ये वही गांधी हैं कि जिनकी प्रेरणा लेकर लाखों औरतें सड़क पर आ गईं, और उसी गांधी के कपड़े के पीछे चलकर अभी बहुत सी औरतें आ रही हैं। तो इसलिए हम सबको नागरिक बनना चाहिए। जब हम नागरिक बनेंगे तो हम एक दूसरे के लिए समान अवसर का अवसर बनाएंगे, एक दूसरे के लिए बराबर होंगे। ये बार बार कहना बंद कीजिए कि ये धर्म वो धर्म, तराजू पे तौल के सब बराबर है। हम बराबर हैं तो सिर्फ संविधान के समक्ष बराबर हैं और उसकी दी हुई नागरिकता के परिभाषा के तहत बराबर हैं। ये हमारी नई पहचान होनी थी, जिसके लिए 100 साल तक लोगों ने लड़ाई लड़ी। फांसी के फंदे पर झूल गए ना, क्या मिला उनके पीछे? उन्होंने तो आजाद भारत का तिरंगा भी नहीं देखा, नहीं देखा वो। लेकिन वो इसी मुस्तकबिल, इसी फ्यूचर के लिए लड़ रहे थे। हम आप सब भटक गए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल आइए और नागरिक बन जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हीं को प्रेम कीजिए। मैं उनसे आपको दूर नहीं ले जाना चाहता हूं। आप 25 लाख सूट वाले को ही प्रेम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर कहिए कि इतना महंगा कपड़ा मत पहनना, गरीब देश है, अच्छा कपड़ा पहनो, थोड़ा ढंग का भी लगो, जचो, थोड़ा स्मार्ट भी लगो, अक्षय कुमार जैसा भी लगो, बाल बाल कट जाए तो। लेकिन 25 लाख का कपड़ा इस देश के गरीब लोगों के बीच में पहन के अभी मत चलना। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग गरीब हैं, थोड़ा अच्छा पहन लो तो उनको भी लगे कि हमारे बीच का है। तो वो शौक था ना बहुत पहले का। तो इसलिए मुझे लगा था नीलांजना जी कि बोलना पड़ेगा। तो जब वो पहरेदारी बिठा रहे थे कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा सेडिशन का केस लगा देंगे, तो फिर मुझे लगा कि बोलना चाहिए। और बहुत लोग जेल में रहे, हम भी जेल में रह के आएंगे, आज मिलने आइएगा वहीं पर आप लोग, अगर वो मिलने देंगे तो इसलिए जागिए,
निकलिए, हर घर में एक नागरिक बनाइए। बहुत देर हो चुकी है, इतना खूबसूरत मुल्क, अब और इसका बोझ नहीं ढो सकता कि हम एक दूसरे को धर्म से और कपड़े से पहचान कर मारने की, निकालने की और आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे। अब और नहीं हो सकता है। ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए, चाहे उनके पास जितनी भी पुलिस फोर्स हो। पुलिस फोर्स अंग्रेजों के पास भी तो बहुत थी ना, उनके पास भी बहुत थी। लोग 10-10 साल जेल में रहे। या फिर आप खुद से पूछिए कि उनको प्यार देने में आपने ऐसी कौन सी कमी कर दी कि आपको बांटने के लिए वो कपड़ा और कागज की बात कर रहे हैं। आप खुद से पूछिए कि आपने जब उनको वोट दिया, इतना प्यार दिया, तो वो कौन सा चीज था जो अपने पास रख लिया, वो भी दे देते आप उनको। तब वो रामलीला मैदान में गांधी जी का नाम लेकर झूठ नहीं बोलते। तब उस रामलीला मैदान के भाषण में 4-4, 5-5 झूठ नहीं बोलते। क्यों बोलना पड़ा उनको झूठ? उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। और जब वो अध्यक्ष बनते हैं, जेपी नड्डा साहब, उनके यहां जाते हैं कार्यक्रम में, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से देखिए क्या कहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। जो शख्स 1 महीने बाद जनता की कटघरे में खड़ा है और लोग उनके भाषण के हिस्से को निकाल कर बता रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हमें हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ आप बोल रहे थे। आप यहां 130 करोड़ लोग नहीं हैं, और मैं आपको देखकर 130 करोड़ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे तक माध्यम जाएगा, जिन चैनलों से प्रसारण होगा वो बंद हो जाएगा। तो यहां जो भी 10, 5, 15, 20 लोग हैं जो कि 130 करोड़ लोग नहीं हैं, मैं उनसे ही कह के जा रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे थे रामलीला मैदान में, जिस मैदान का नाम राम के नाम पर हो, और वहां आप गांधी के नाम पर झूठ बोलते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर आप उसी जनता से पूछिए कि तुमने जब अपना इतना विश्वास दिया, थोड़ा प्यार और दे देते, शायद कोई तरस रहा होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, इतने बड़े मुल्क का नेता जिसकी जरूरत नहीं थी, और अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो कहते हैं कि हमें माध्यमों की जरूरत नहीं है, हमें माध्यमों की आदत नहीं है। माध्यम मतलब आप समझते हैं? कोई जवाब नहीं मिलेगा इसका। जिस टेलीविजन ने उनको, उनकी राजनीति को 5 साल तक 24 घंटे बनाने में मेहनत की, उसी टेलीविजन को खारिज कर रहे हैं। हालांकि वो मेरी बात कह रहे थे, जो मैंने कहा था कि 2.5 महीने टीवी मत देखना देश वालों, इससे अच्छी देश की सेवा नहीं हो सकती। उसी बात को प्रधानमंत्री, तो मुझे उम्मीद है कि अब देश का कुछ अच्छा होगा, कि वो मेरी बात से सहमत होने लगे हैं। मुझे इंटरव्यू नहीं देते, नहीं दे सकते, वो अलग बात है, पर वो मुझे पढ़ने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें माध्यमों की आदत नहीं है। आपने देखा था उन माध्यमों के बगैर जीते हुए उन्हें? कब देखा था? बताइए ना। ये बात जब कही जाती है तो ये बात बगावत के रूप में क्यों देखी जाती है? नहीं, ये तो हक की बात है, ये तो सच की बात है। ये बात अगर हम सब नागरिक होते, एक दूसरे को नागरिक की तरह पहचानते। मतदाता आप सिर्फ 1 दिन के लिए बनते हैं। जिस दिन पोलिंग बूथ से लौट आए, जिस वक्त, आप मतदाता नहीं रहते, आप नागरिक होते हैं। तो आप 5 साल जो कार्यकाल होता है उसमें सिर्फ 1 दिन की भूमिका, और इन्होंने टीवी के जरिए आपको 5 साल मतदाता बनाया। 5 साल, हर दिन 24 घंटे। तो इसलिए लगा कि मैं बोलूंगा। बहुत लोग बोल रहे थे, आप लोग भी बोल रही थी, ऐसी बात नहीं था कि मैं ही बोल रहा था। पर ये जो डर का जो एक पब्लिक ऑर्डर बना था, इस पब्लिक ऑर्डर को तोड़ना बहुत जरूरी था। हम लोग तो नहीं तोड़ पाए, तोड़ा तो इस देश की औरतों ने तोड़ा है, कि उनको पता है कि वो बोलना उनके लिए फंडामेंटल है। इसीलिए बोलने की आजादी की लड़ाई जो लड़ेंगे, हम मर्द नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमें घरों में सिखाया गया है दूसरों को चुप कराना, और वही आदत कुर्सी तक ले जाती है जहां बैठकर वो सिर्फ दूसरों को चुप कराने की भाषा बोलता है, और ये किसी एक नेता से संबंधित नहीं है। इसीलिए बोलने की जो लड़ाई है वो औरतों की लड़ाई है। इसलिए जब औरतें बोलेंगी तो पीछे पीछे चुप कराने वाले भी बोलने आएंगे। तो इसलिए असली अच्छे दिन अब आने वाले हैं। रवीश जी, एक साइड तो एक जहर की बाजार लगाई तो गई है। सुधीर चौधरी ने 2 दिन पहले ही कहा था, सुधीर चौधरी जी तो मशहूर है यहाँ पे, और जी के नाम तो लगाए हैं तो उनके नाम पे लेना पड़ेगा। तो सुधीर चौधरी ने कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग की ओनरशिप ये लेबल ने की डिस्कवरी उन्होंने ही किया था, उन्होंने ही फैलाया था ये बात।
जिसमें सच्चाई नहीं थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग है ये देश में। तो एक साइड से ये जहर की बाज़ार, गोदी मीडिया और दिन पर दिन ये झूठ जो फैलाई जाती है ये चल रहा है और ये हमारे देश में की देह में एक बुखार की जैसे चढ़ गई है। और दूसरे साइड से जहाँ पर भी हम जाते हैं, ये प्रोटेस्ट जो चल रही है 1 महीने के लिए, यहाँ पे 2 शब्द मैं बार बार सुनती हूँ, नागरिकता और आज़ादी। यहाँ पे एक जो लड़ाई है ये क्लेमिंग की लड़ाई है कि देश की आत्मा के लिए कौन जीतेगा ये। देखिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो जुमला है वो एक ही जुमला नहीं है। कभी ये इस्तेमाल होता है, कभी अवार्ड वापसी गैंग इस्तेमाल होता है, बहुत तरह के गैंग का इस्तेमाल करते हैं। है गैंग 3 ही लोगों का, 2+1 एक जिनका जहाज है। जो खुद गैंग है वो दुनिया को गैंग के रूप में पहचाना, तो लगातार एक दुश्मन पहचानना है। लगातार कि एक पत्रकार बोल रहा है, एक लेखक बोल रहा है। आप भूल गए कि जब कलबुर्गी की हत्या हुई तो साहित्य अकादमी का काम था लेखक की हत्या पर शोक प्रस्ताव पास करना। जब नहीं हुआ तब लेखक परेशान हुए। क्या ये नहीं होना था? हमारा देश ऐसा कब से हो गया कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं मना रहा? गौरी लंकेश की हत्या होती है तो प्रेस क्लब में जब लोग जमा थे तो ये एंकर लोग क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? तो ये बांट रहे थे। लगातार वो मशीन चल रही थी बांटने की। और गांव-गांव में उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए आप सब लोग, सब जो चुप हो गए थे, उनके जहन पर एक तरह से अकल पर परतें चढ़ाई जा रही थी कि ये दुश्मन है। मुझे मेरे गांव में जाके लोगों ने कह दिया कि रवीश नहीं, इनका नाम रवीशुद्दीन है तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अब कागज मांगोगे? तो इसीलिए अब एक ही पहचान नागरिकता की होनी चाहिए। वो यही कर रहे थे। टीवी एंकरों की भाषा देखिए। खराब अंग्रेजी माफ की जा सकती है इस देश में, बहुत लोगों की खराब अंग्रेजी, मेरी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस अंग्रेजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले जब आप अपनी नागरिकता कब हारते हैं? जब भाषा हार जाती है। नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी हो कि भाषा में एक तरह का संयम और समानता हो, उसमें प्यार हो, उसमें स्पेस हो। जब ये सारी चीजें खत्म कर दी गई और यू वेयर इज द लिबरल टुनाइट, जिसका पता नहीं कि वो दिन में कहां रहता है, रात को आके वो लिबरल को खोजता रहता है। तो ये टेलीविजन के जरिए, और आप लोग देख रहे थे कि बड़ा भारी ऑक्सफोर्ड से कोई पढ़ के आया है, अंग्रेजी बोल रहा है, सिस्टम के अकाउंटेबल बना रहा है। लेकिन ये चैनल वाले जश्न मना रहे थे। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई और प्रेस क्लब में जब बैठे थे, इनमें से कोई पत्रकार नहीं आया था। तो इन्होंने सबसे पहले पत्रकार को बांटा, क्योंकि अब जो है समाज को बांटने की जो मशीन थी वो जो नए दौर में आई, तो पहले हमारी ट्रेनिंग थी कि सेंसरशिप आएगा। नहीं, सेंसरशिप नहीं आएगा। जिन संस्थाओं से सेंसरशिप आती है वो तो अब खत्म हो चुकी हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस से लेकर कोर्ट तक वो खत्म हो चुकी हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो अब उस मीडिया के जरिए इस देश को बदलने का काम किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है, पेड़ से नहीं टपका था। 100 साल लड़े थे हम। जब बाहर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम सिख के तीनों के आपसी दंगे चल रहे थे, तब संविधान सभा में लोग बैठकर अपनी अकल लगा रहे थे कि हमें उस हिंसा से प्रभावित नहीं होनी है। एक ऐसा संविधान बनाना है जो आगे चलकर लोगों के जहन पर तर्क को कायम करेगा, और ये एक ऐसी राजनीति बना रहे थे जो तर्क पर आपकी भावनाओं को कायम करे। इसीलिए 24 घंटा चला। और उसका नुकसान क्या हुआ? तो टेलीविजन के जरिए, और ये मैं मजाक में नहीं कहता हूं नीलांजना जी, टीवी ने इस देश की अर्जित जो मीडिया है, उस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। और आज आप वोट के नशे में हैं, उनकी कुर्सी के नशे में हैं, रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 साल बाद मेरी हर बात को पलट कर देखेंगे कि कोई कह रहा था कि सामने हत्यारा है और आप उसे गले लगा रहे थे। ये हुआ आपके देश में 800-900 चैनलों को लगाकर। तभी मैंने कहा था कि आप टीवी मत देखिए, इससे आसान तरीके से आप इस सरजमी की सेवा कर ही नहीं सकते थे। अपने घर में टीवी बंद करके शाम को पार्क में चले जाइए, डायबिटीज का भी समाधान हो जाएगा, बीपी का भी समाधान हो जाएगा, आप खुश नजर आएंगे। लेकिन टीवी ने आपको बीमार कर दिया, सूचनाएं गायब कर दी गई,
वो इसलिए कर रहा था कि उससे ये कोशिश थी कि आपको सिटीजन नहीं बनने देना है, क्योंकि आप बन रहे थे और उस बनने की प्रक्रिया में चले थे, तभी तो रामलीला मैदान में तिरंगा लेकर गए थे ना। उसके पहले तो आप नहीं जाते थे, तो आप उस रास्ते पे चल रहे थे। तो नागरिकता की जो पहचान है वो एक दिन में 10 साल में नहीं हासिल होगी, बहुत जमाने लगेंगे उस पहचान को लाने में, जो हमने उसके लिए कभी मेहनत नहीं की। और उस मेहनत को खत्म करने के लिए, जनता को भीड़ में बदलने के लिए टीवी का इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि जब उस भीड़ में औरतें बोलने लगी तो समझ में नहीं आया कि कैसे डील करें, तो वो कह रहे हैं हमें माध्यमों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब अक्षय कुमार इंटरव्यू नहीं करेंगे, प्रसून जोशी ये इंटरव्यू नहीं करेंगे कि ये फकीरी, where did you get this boss? That fakiri is amazing. Nobody got this and you found it. Fakiri. Oh my God, my. Here we are sitting in London and we found fakiri. Let's have fakiri tonight. Let's hit the floor, let's dance. We have got the fakiri. ये उस गायक ने लिखा जिसको पैसे और शोहरत की कमी नहीं थी। बिकता वही है जिसका खजाना ज्यादा भरा रहता है। तो ऐसे लोग, ऐसे मीडिया आप एंकर के जरिए देख रहे हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट था कि मालिकों को पहले कब्जे में लेकर, जो भूत प्रेत का मीडिया कर रहा था, वो इस तरह का टेलीविजन का सेटअप आपके सामने खड़ा कर दिया गया। अब आप पागलों की तरफ बैठ रहे हैं। आपको ना ये देश पहचाना जा रहा है, ना लोग पहचाने जा रहे हैं। लग रहा है कि सामने वाला आ जाएगा, तू मार देगा, वो व्हाट्सएप में लिख दिया मत निकलो, लगता है वहां पे तुम्हें मारने आ जाएंगे। हर जगह ये मारने की फोर्स स्टेशन है क्या? ये रैपिड एक्शन फोर्स बना रखा है क्या आपने, जब हर जगह जाके कहीं पीट दीजिए? देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा था, आप समझ नहीं रहे थे इस बात को। जब अलवर में पहलू खान को मारा गया और जब बुलंदशहर में सुबोध सिंह को मारा गया, तो सिंपल हिसाब हिंदू मुसलमान में ही समझा देता हूं। 2 लोगों को मारने के लिए 100 हिंदू परिवारों के लोग गए थे। जिन हिंदू परिवारों को हिंदुत्व के नाम पे आप आगे ले जा रहे थे, उन्हें बनाना था डॉक्टर, नौजवानों को बनाने लगे आप क्या? पहलू खान, तबरेज, सुबोध कुमार सिंह का हत्यारा। तो आपके घरों के बच्चे हत्यारे में ना बदलें, इसलिए बोलने आया था कि इसको बंद कर दो। इसके बगैर भी आप उन्हें पसंद कर सकते हैं बिल्कुल, और आपको अच्छा लगेगा पसंद करके, क्योंकि जब भी ये बात होती है एक फोन आता है। बोलने से क्या होगा? इस बार उन्हें 400 सीट आ जाएगी, 545 आ जाए, उससे क्या होगा? हम उनके सीटों को हराने के लिए नहीं बोल रहे। हम अभी भी नहीं बोल रहे कि आप उनसे दूर चले जाइए। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये जो चीज है हिंदू मुसलमान की, वो अब बहुत हो गया, इसको अब दूर कीजिए यहां से। नहीं चल सकता इस देश में। ये हमारे घर के लड़के बर्बाद हो जाएंगे, आपके ही घर के लड़के बर्बाद होंगे। जो दिन भर व्हाट्सएप पे चलेगा, उसको लगेगा कि एंटाइटलमेंट मेरा इतना है कि सड़क पर 5 रुपए की लड़ाई में कोई अमर किसी अकबर को मार आएगा। जिस अमर को आपने बहुत प्यार से बड़ा किया होगा, अच्छा बेटा बनेगा, वो हत्यारा बनकर किसी दिन घर लौटेगा। पुलिस और टीवी तो बचा लेगी उसको, लेकिन आपको भी जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बेटा हत्यारा हो गया। इसलिए बहुत जरूरी था कि ये सामने से बोल दो, माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। आप जिसको 400 सीट देना है, 800 सीट देनी है, आप देते रहिए, आपका प्यार है, आपका दिल है, आप जानो। लेकिन आप इस दुकानदारी को बंद करो अभी। आप इसको तुरंत, इसको इस साल, इस महीने इसको आप बंद कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा बसंत का मौसम आ रहा है, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, थोड़ा तो एंजॉय भी कीजिए। कितना लड़ेंगे हम किससे? हमने 84 भी देखे, हमने 2002 भी देखे, हमने भागलपुर भी देखे, अब हम और नहीं देखना चाहते। छोड़ दो ना, जो हो गया सो हो गया। हमारी अदालतों में इतना दम नहीं था, पुलिस में इतना दम नहीं था कि उसकी वो संस्थाएं हम बनाए नहीं। अगर हम नागरिक होते तो हम इंस्टीट्यूशन बनाते और उस इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिलता, वो भी नहीं मिला। ना 2002 का मिला, ना 1984 का मिला, ना 1990 का मिला, किसी को नहीं मिला। कश्मीरी पंडित को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और सब अपने अपने जख्मों को लेकर घूम रहे हैं, आहत लोग, घायल लोग घूम रहे हैं। कोई उनको गले लगाने वाला नहीं है, कोई उनको लिपटा कर बोलने वाला नहीं है कि आओ हम तुम्हारे जख्मों को भरेंगे। जिसे देखिए वही किसी ना किसी के बहाने किसी के जख्मों को हरा कर रहा है। मत होने दीजिए, वरना बसंत के कई मौसम में गुजर जाएंगे, आपको लगेगा कि ये सूखा इतना लंबा क्यों चल गया। आपकी जिंदगी के अच्छे साल कट चले जाएंगे, अच्छी रात, अच्छी शाम चली जाएगी, आपकी अच्छी सुबह चली जाएगी। उन्हीं से कहिएगा इस बार जब आएंगे, हमने तुम्हारे 25 लाख के कपड़े देखे थे, अब प्लीज अब आप कपड़े मत पहचाना, छोड़ दो, अब छोड़ दो। आप हमारा वोट चाहिए ना, हम देते हैं वोट,
लो वोट, लेकिन बदले में चोट मत दो किसी को मत दो कि किसी को तकलीफ हो जाए। आपको सिर्फ मुसलमान नजर आया उन लड़कियों में जो अकेली बड़बड़ा रही हैं, इस मुल्क से बात कर रही हैं, कविताएं लिख रही हैं, नज़में लिख रही हैं। ये हालत आप किसी को कर सकते हैं कि वो बैठ के बड़बड़ाने लगे और नज़मों, कविताओं और शेरों से बात करने लगे अपने मुल्क से, अपने हमवतनों से? शर्म आनी चाहिए। ये हाल कर दिया गया लोगों ने। तो ये होना था, क्योंकि मैं देख रहा था कि इसकी मंजिल वहां तक है। अब वो नफरत उस मंजिल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, वो उससे आगे भी जाएगी। अगर आप अभी अपनी कुर्सियों से नहीं उठे, वो नफरत आपके घरों तक भी आने वाली है। याद रखिएगा, एक पहलू को मारने के लिए दर्जनों हिंदू लड़कों को हत्या का साझेदार बनाया। इतना सा अगर आप हिसाब समझ लेंगे, आप इस नफरत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका ही कोई बेटा होगा, कोई हो सकता है ना। सुबोध कुमार सिंह को, पुलिस को देखिए, इतनी गर्मी से बातें हो रही हैं आजकल पुलिस की यूपी में। उनके अपने पुलिस इंस्पेक्टर को, ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को घेर के मार दिया भीड़ ने। उसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस की डीएसपी को आप डीसीपी को आप जरा जाके देख लीजिए 30 हजारी कोर्ट में क्या हुआ। मालूम नहीं जो रिवॉल्वर गायब हुई थी, जो पिस्टल, वो मिली कि नहीं मिली। तब किसी ने गर्मी नहीं दिखाई थी। वकील पुलिस वालों को मार रहे थे, तब किसी ने गर्मी नहीं दिखाई दी। हम ही बात कर रहे थे। हफ्ता दिन अदालतें बंद रही थी इसी दिल्ली में, तब किसी को ट्रैफिक जैम नजर नहीं आया था। लेकिन अब अलग अलग, चूंकि आपको सिखा दिया गया कपड़े से पहचानना, इसलिए आपको कपड़ा नजर आ रहा है। रवीश जी, एक प्रश्न इतिहास के बारे में और एक प्रश्न भविष्य के बारे में। हम जो देख रहे हैं, ये जो नागरिकता की प्रोटेस्ट चल रही हैं, जहाँ पर भी आप जाओ ये देश में, डॉक्टर अंबेडकर, अशफाक, बिस्मिल, पुराने फ्रीडम फाइटर्स की जो याद उभर रही है और वापस आ रही है, इसके लिए काफ़ी हंगर है देश में। हम लोग अपने इतिहास से फिर से जुड़ के फिर से ये युद्ध, आज़ादी की युद्ध फिर से लड़ने चाहते हैं। और भविष्य के बारे में यदि आप देखो, जस्ट लास्ट वीक द विश्व लोकतंत्र रिपोर्ट वाज रिलीज्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम, I cannot tell you how bad I felt that my country had slipped so low down the rankings. There was a point of time where we were in the top 100, and now we are in the bottom 100, and there are only 50 countries lower than us as far as democracies are concerned. मतलब इसकी मतलब है कि हमारी लोकतंत्र स्टेबल नहीं है, हमारी लोकतंत्र अभी खतरे में है और बहुत गहरी खतरे में है। तो ये इतिहास से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं। भविष्य की ओर यदि देखो, फिर सभी इंडिकेशंस में थोड़ी सी अंधेरा भी दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे जो शहीद थे आज़ादी की लड़ाई के, उन्होंने सिर्फ जान नहीं दी थी, वो इसलिए हमारे आदरणीय नहीं हैं। उन्होंने इस दुनिया के इतिहास में सबसे शानदार आज़ादी की लड़ाई की कहानियां दी हैं, एक से एक कहानियां। जलियांवाला बाग में आजकल वो दस्ताने जलियां में बताती हैं कि गोली खाने 4 औरतों ने गोली खाई थी, एक हिंदू थी, एक मुसलमान थी, 2 सरदारन थी, है ना। तो उन लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हैं, हमको जाना पड़ता है उनके पास। जब भी अंधेरा ज़्यादा बड़ा होता है, हमें उनके पास जाना पड़ता है कि आप कौन लोग थे कि जो हमारे लिए इतनी आपने कुर्बानी दे गए। पर इतिहास की समझ भी गायब कर दी गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, टेलीविज़न के ज़रिए से। और हमारे देश में एक चीफ हिस्टोरियन हुए हैं, आपको पता है उनका नाम? अमित शाह जी। एक लाइन में हिस्ट्री बता जाते हैं, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बंटवारा किया। ये समझ बनाई जा रही है। क्या समझ है आपको पता है? ये मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट में बताता हूँ। जब टेलीग्राफ आता है तो न्यूज़ की रफ्तार आदमी के चलने की रफ्तार से ज़्यादा हो जाती है। पहले अगर आप जितनी देर में पहुँचते हैं समाचार पत्र के ऑफिस में, उतना ही वक्त किसी न्यूज़ के पहुँचने में लगता था। तो खबर आदमी के चाल के साथ पहुँचती थी। तो जब टेलीग्राफ आया तो खबरें हेडलाइन के संदर्भ में आदमी की चाल से तेज पहुँचने लगी। अब उसमें कॉन्टेक्स्ट गायब हो गया, संदर्भ गायब हो गया। एक हेडलाइन पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने हाथ मिलाया, यही एक लाइन में जा सकता था। फिर फोटोग्राफ आया तो और कॉन्टेक्स्ट गायब हुआ। फिर टीवी आया। टीवी आने के कुछ साल बाद पहले तो अच्छे अच्छे विद्वान आए। आप जरा सा याद कीजिए कि पहले टेलीविजन चैनलों पर जब डिबेट होता था तो सारे पढ़े लिखे तो अब भी आते हैं, लेकिन तब जो आते थे वो अलग थे। विद्वान लोग आते थे, पार्टी के सीरियस प्रवक्ता, बड़े लीडर आते थे टीवी के डिबेट में। तो उस फॉर्मेट को लेजिटिमाइज किया गया कि हाँ, ये बड़ा अच्छा, कोई न्यूज़ की जगह ये ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है, 2 पार्टियों की चाल ढाल और रीति नीति में समझ में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन सब की जगह वो लोग ले आए जो डिबेट के दौरान किसी का कॉलर पकड़ लेते थे,
कोई इस तरह से गाली गलौज की भाषा बोलने लगते थे, तो इस तरह की चीज़ें हुई तो पूरा संदर्भ गायब हो गया और रिपोर्टर का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया जो इन्फॉर्मेशन लाता था। तो इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया, अब बच गया एंकर। एंकर एक मीम था शुरुआती, जो व्हाट्सएप पे मीम आता है ना, गुड मॉर्निंग वाला, 2 गुलाब के फूल और 1 कप चाय के साथ, वो फोटो वाला। तो एंकर मीम बन गया, तो उसके नाम से शो चलने लगे। ये चला, कुछ दिनों तक चला। फिर जब ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ तो आप अमेरिका का ही देखिए, एंकर के इंडिविजुअल नाम से कितने पॉपुलर शो बने। बाद में इंडिया में भी वो शुरू हो गया। उसके बाद ये सब भूत प्रेत का किस्सा आता है और ये सारे इस तरह से प्रवक्ता टीवी पे आके लड़ने लगते हैं और आपको लगता है हाँ बड़ा ज़रूर है यार, ये सही कर रहा है, ये हिंदुओं को अब तो बता ही देना, मुसलमानों का कोई मौलाना बैठा हुआ है, भाड़े पे लाया गया है और वो लड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 24 घंटा चल रहा है, 24 घंटा इस देश में चल रहा है। लग रहा था कि लोग मतलब अभी तक जी कैसे रहे थे भाई, इतना सारा गुस्सा लेके। तो ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट गायब कर दिया गया। अब इसमें सिर्फ एक लाइन की बात चलती थी, ये अर्बन नक्सल हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये उस मीम का एक्सटेंशन था। अब वो एक्सटेंशन पता है कहाँ गया? ट्विटर और फेसबुक में आया, तो उसी तरह से एक एक लाइन में बोला गया। तो ये मीम और उसका एक तरह से ट्रांसफर, हमारी भाषा भी मीम की भाषा होती जा रही है। अब असली जो है आदमी अपने आप में मीम बन गया है। और पता है कहाँ नजर आ रहा है? टिकटॉक में। वहां पे सारे दलों के नेता पहुंच गए, आप जाकर देखिए। आप सेंसलेस तरीके से वीडियो स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं। एक आदमी खड़ा है, उसको एक चाटा मारता है, राइट देखता है, तब तक लेफ्ट से चाटा पड़ जाता है। ये वही टीवी का एक एक्सटेंशन है, मीम बन गया है। तो हमने इंफॉर्मेशन को, सोसाइटी को खत्म कर दिया। गरीब देश है। आपके देश में नैक जो है, नेशनल एक्रीडेटिंग एजेंसी जो है, MHRD, इसकी रिपोर्ट है 91% कॉलेज एवरेज और बिलो एवरेज हैं। बताइए, जब इतना खराब कॉलेजों का क्वालिटी होगा उनकी, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, हर धर्म में इस तरह के क्वालिटी के लोग पैदा होंगे ना। ये हुआ है, 91% कॉलेज जो हैं वो बिलो एवरेज और एवरेज के कॉलेज हैं। इतना बड़ा देश। और नौटंकी देखिए, बाहर जाकर हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, कॉलेज में ताला लगा के। भाई कैसे बन जाएंगे आप विश्व गुरु? आप बताइए ना, कितने लोगों को आप बाहर की यूनिवर्सिटी में भेज देंगे? तो ये हुआ हिस्ट्री के साथ। वो एक लाइन की हिस्ट्री बता देता है कि कांग्रेस ने बांट दिया। अब आप फोटो देखिए, बांटने की बहुत तरह की परिस्थितियां थी। इतिहास क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, टीवी और पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो ये टिकटॉक की तरह पढ़ाया जाएगा और आप शाम को पार्क में जमा हो जाएंगे। हाँ, जो बड़ा अच्छा, कांग्रेस ने गलत करा, ये नेहरू ने बांट दिया। और जिस मीटिंग में नेहरू के साथ सरदार पटेल बैठे हैं, उनकी मूर्ति बना रहे हैं आप। ये हमारी एकता के प्रतीक हैं। और उनके बगल में बैठे हुए हैं जो वो कह रहे हैं ये इन्होंने बांट दिया। तो ये कैसी कांग्रेस थी कि एक बांटने वाला था, एक जोड़ने वाला था? ऐसे हो सकता है क्या? तो उस इतिहास को हम कैसे समझें, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम नागरिक नहीं बनेंगे, गलत भी हुआ और सही चीजें भी हुई। इतना बड़ा देश का इतिहास है। बनारस पहुंच गए हमारे चीफ हिस्टोरियन / होम मिनिस्टर। उन्हें कहा गुप्त वंश का इतिहास थोड़ा सा लिखिए आप लोग। 225 महापुरुषों का इतिहास लिख दीजिए और 25 साम्राज्यों का इतिहास लिख दीजिए। कुंजी बता रहे थे बेसिकली। क्या हिस्ट्री राइटिंग ऐसी है? क्या ऐसी हो सकती है? जो मूल काम है वो छोड़कर आप वहां जा रहे हैं। जाइए, अच्छी बात है। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो बता दीजिए कहां कहां इतिहास में कितने शिक्षक खाली हैं। आप ही तो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, वो तो है नहीं। और कह रहे हैं हम ऐसा इतिहास लिखवाएंगे जो चिरंजीवी हो। ये आशीर्वाद कब से देने लगे? सौभाग्यवती हो, बाल बच्चे हो, चिरंजीवी हो, पोते हो, मतलब ये सब क्या है सर? तो कुछ तो लगाइए ना, हम तो सवाल करेंगे ना इस चीज को लेके, ये आप कर क्या रहे हैं? तो ये इतिहास की समझ टिकटॉक वाली समझ बनाई जा रही है। और इस तरह की हिस्ट्री की समझ कोई चीफ हिस्टोरियन ही बना सकता है कि आपके देश में, इस देश में कम से कम एक चीज की आप शिकायत नहीं कर सकते। यहाँ के हिस्टोरियन वर्ल्ड क्लास हिस्टोरियन हैं। दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान का एक अच्छा हिस्ट्री का प्रोफेसर मिलेगा आपको, जिसकी अपनी पहचान है। और वहां बोल रहे हैं कि गुप्त वंश की अवहेलना हुई है। अशोक पर नयनजोत लाहिड़ी ने किताब लिखी है। एक किताब लिखने के लिए 250, मैं बिब्लियोग्राफी चेक कर रहा था, यहां भी होगी वो किताब, देख लें। 250 रिपोर्ट और किताब की, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए। तो ये था हमारे इतिहास को लेकर। इसी वक्त ये समझ खराब की गई, क्योंकि हमको उस आजादी की लड़ाई के तमाम सुंदर अनुभवों से दूर ले जाना था। जो ले जाए गए, जो लोग ले जाए गए, जिनको लगता है कि इतिहास में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो आप क्या अच्छा कर रहे हैं? वही चीजें तो दोहराई जा रही हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हम अपने हिस्ट्री को, अब बहुत जरूरी है कि समझें कैसे पढ़ना। कमियां जरूर हैं, तो आप लिखिए, उसका सोर्स दीजिए। आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं लिखी गई हैं, जिस हिस्ट्री राइटिंग को पहले खत्म कर दिया गया लड़ाई से, कि ये राजा महाराजा महापुरुषों का इतिहास नहीं होता, आम लोगों का इतिहास होता है। ये खेल समझिए। उस इतिहास के राइटिंग से वो आम लोगों को गायब कर देना चाहते हैं। आपके वर्तमान में आपको खड़ा करके आपके अतीत को गायब कर देना चाहते हैं, और इतिहास को सिर्फ 25 महापुरुषों और साम्राज्यों का इतिहास बताना चाहते हैं।
इस हिस्ट्री राइटिंग को दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है? आप भेजेंगे अपने बच्चों को ऐसे जगह पर पढ़ने के लिए? तो फिर देखते हैं कि हिंदुस्तान के लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और कोलंबिया में एप्लीकेशन डालना बंद कर दें। फिर इन मंत्रियों के भी बच्चे वहीं जाके पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में। 91%। इसीलिए कह रहा हूं कि चीजों को समझने की जरूरत थी। यह काम मीडिया करता। तो नॉलेज इनइक्वालिटी हमारे समाज में पैदा हो गई। अमीरी, गरीबी, हेल्थ की इनइक्वालिटी तो है, नॉलेज इनइक्वालिटी पैदा हो गई। और उस गैप को भरने के लिए आया व्हाट्सएप और टेलीविजन को लगाकर। जो लोग हम पर भरोसे के साथ देखते थे कि ये लोग हमको बताएगा, अखबारों में चीजों को समझाया जाएगा, वो काम बंद करके आप जाकर देखिए कि पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक विचारधारा का एक तरह से वो उसको भी उसकी अच्छी चीजें बताते हैं। ऐसी बात नहीं कि उस विचारधारा में अच्छी चीजें नहीं होंगी। 24 घंटा मुसलमान 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 चलता रहता है। ऐसा क्या हो गया है भाई? चले जाओ उसके घरों में, जाकर दरवाजा खोल के देख लो। देख लो अगर इतनी नफरत हो गई है तो देख लो जाके कि वो आपका ही है, आपके बगल में बैठता होगा, पढ़ता होगा। देख लो ना, सब मिलके ही तो लड़े थे इस देश के लिए। और कितना किसको कितना डराओगे? इसलिए कि आपके पास टीवी चैनल है। ये आपके देश में हुआ, इसलिए लगता है, समझिए कि इस टेलीविजन के खेल को, कि टेलीविजन आपकी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है आपके सामने। कोई मजाक में या फिर किसी भी प्रकार के रिएक्शन में ये बात नहीं बोलता कि आप टीवी देखना छोड़ दें। बहुत सोच समझ के बोलता हूं। और अगर आप देख रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, सवालों को अप्लाई कीजिए, देखिए, सोचिए कि ये क्या दिखा रहा है। फिर आप समझ जाएंगे कि इसका खेल क्या चल रहा है। रात को जो एंकर आ रहा है, जिसको अच्छा खाया पिया, जिम में जाकर, बहुत सारे एंकर फिट भी हैं आजकल, तो उससे पता चलता है कि अपने ही मोहल्ले में नहीं गए होंगे कई साल से घूमने जिम के अलावा, लेकिन फिट है, अच्छी बात है, हेल्थ होना चाहिए। तो वो रात को आके इतनी जहर क्यों फैलाते हो? तुम इतने हेल्दी लग रहे हो, तुम इतने हैंडसम भी लग रहे हो, सब लग रहे हो, तुम इतनी नफरत क्यों फैला रहे हो? क्या कमी रह गई है तुम्हारे में? तो कुछ ये समाज को इस तरह से बदलने की कोशिश की गई टेलीविजन के जरिए, अखबारों के जरिए। और अब कह रहे हैं हमें माध्यम की जरूरत नहीं। तो चलिए कुछ टीवी पे अब शांति आ जाएगी जब इन्हें जरूरत नहीं होगी। तो फ्यूचर, मुझे नहीं लगता कि हम अंधेरे में हैं। हिंदुस्तान के लोगों की एक फितरत है, कोई ना कोई एक खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। कोई कहीं से लाला लाजपत राय पैदा हो जाएंगे, कहीं से तिलक पैदा हो जाएंगे, कहीं से गोखले चले आएंगे, कहीं से सुब्रमण्यम भारती चले आएंगे, कोई भी चला आएगा कहीं से। आप टीवी की तरफ देश मत देखो, देश की तरफ देश देखो। वहां से लोग, हमारे नौजवान चले आ रहे हैं। और हर बात को चुनाव के रिजल्ट से मत देखो। बहस शुरू नहीं होती कि टीवी वाला सर्वे करने लगता है 50% आर स्टिल विथ हिम। तो हमने कब कहा कि 100% लोग उनके साथ नहीं है? हमारी लड़ाई तो बातों की लड़ाई है ना भाई। 100% हो जाए, हम तो चाहते हैं कि 100% हो जाए। तो इस तरह से चीजें आपको टीवी सर्वे के जरिए और मुहावरों वाले जुमलों के जरिए, जिसमें अंग्रेजी के शब्द होते हैं, मतलब नहीं होता। हिंदी की भी यही बीमारी है, वो इस्तेमाल हो रहा है। मत देखिए इस तरह से। आप देखने लगते हैं अरे बाप, 48% डिक्लाइन, 46% अप, पॉपुलैरिटी गो अप या डाउन, नीचे। लगता है नहीं अभी ठीक है, 400 सीट आ जाएगा। नहीं, अभी का सवाल वो सवाल नहीं है। अभी का सवाल है कि हम जिन सवालों को लेकर गुजर रहे हैं, जिन आशंकाओं से लेकर गुजर रहे हैं, हमारे अपने ही वतन के लोगों के दिमाग में बैठ गया है, उस सवाल का जवाब देना, उसको दूर करना, जाकर उनको गले लगाने की बात। ये बात उन्होंने कश्मीर के लिए भी कही थी सितंबर के महीने में। मंत्रियों को अब भेजा है उन्होंने, अब गए हैं मंत्री कश्मीर, खुद अभी तक नहीं गए। इतना बड़ा फैसला हुआ, और जब नागरिकता संशोधन कानून पास हो रहा था तो खुद भी संसद में नहीं थे। क्यों नहीं थे? और लेकिन देखिए, पर्दे की बात है, मीडिया की बात है। आराम से कह रहे हैं कि संसद ने पास किया है तो उस पर सवाल किया जाए। हाँ, हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है कि संसद में बहुमत के जोर पर कुछ भी चीजें पास हो सकती हैं, और उसकी न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है। कानून आपके बनाए हुए, सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कानून और उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट वापस लेता है। SC/ST एक्ट में हुआ था कि नहीं हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तो संसद ने कानून बनाया, जब संसद ने कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया। ये तो होता है लोकतंत्र में। तो फैसले पे सवाल उठाना, आप देश की संसदीय प्रणाली पे सवाल नहीं उठा रहे। तो इसलिए आपके भीतर की जो अच्छाई थी वो प्रधानमंत्री को बाहर लाना था। आपको समझना है कि वो आपको क्या एजुकेट कर रहे हैं, किस रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। आप तो उन्हें सही रास्ते पे ले जा रहे हो, जहां वो जाना चाहते हैं, 2+1 लोग जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां आप हमेशा के लिए उनको पहुंचाए रखना चाहते हो। लेकिन वो आपके बच्चों को कहां ले जाना चाहते हैं? जिस यूपी में 10 लाख बच्चे पिछले साल हिंदी में फेल हो गए, और इस बार निबंध की परीक्षा लेकर परीक्षा में पास हुए बच्चों को परीक्षा पे चर्चा के लिए बुलाया गया था।
और उन्हें असफलता का लेक्चर दिया जा रहा था। असफलता से घबराना नहीं है भाई, वो तो पास करके आया, वो क्यों घबराएगा? जो पास नहीं हुआ था उसको लाके बोलना था ना, तब लगता कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े हैं, अच्छी बात करें। बच्चों घबराना नहीं, तुम इस परीक्षा में फेल हो गए थे लेकिन हम हैं तुम्हारे पास। 2 स्टेडियम रखते, आधा घंटा यहाँ बोलते, आधा घंटा वहां बोलते, ये भी हो सकता था। तो आप 91% कॉलेज की बात नहीं करते थे, लेकिन वो एक इमेज बनाते हैं, जैसे लगेगा कि ये इतनी बड़ी समस्या है, छोड़ो हटाओ। रैंकिंग की बात करते हैं, 10 इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस बना देते हैं, उसमें भी एक उद्योगपति साहब की कोई कागज पे ही रह गई है तो उनको नंबर 1 बना देते हैं। ये हुआ ना, मैं कोई गलत बोल रहा हूं? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है कि इन सब के बाद भी मैं ये कहता हूं कि इस देश का भविष्य, इस देश के लोकतंत्र पे, हाँ, हमारी संस्थाएं बहुत निराश करने वाली हैं, चाहे वो मेडिकल की संस्थाएं हो, पुलिस की संस्थाएं हो, कोर्ट की संस्थाएं हो, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका किरदार ऊंचा नहीं है। कुर्सी ऊंची है, किरदार ऊंचा नहीं है। आप नागरिक बनाएंगे तो उस पर बैठने वाले का किरदार ऊंचा होगा, उसका इकबाल ऊंचा होगा, तब फिर आप किसी से नहीं डरेंगे, तब फिर आप किसी से नहीं डरेंगे। बनाया है, दुनिया के कई देशों में ऐसी संस्थाएं बनी हैं, हमारे देश में भी संस्थाओं ने ऐसा समय समय पर किया है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए। वो बनाने की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई सरकार बदल के नहीं लड़ी जाएगी, वो लड़ाई लोगों को नागरिक बनाकर लड़ी जाएगी। जब आप नागरिक बनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी बेहतर हो जाएगा, कोर्ट के फैसले भी बेहतर हो जाएंगे, और फिर पुलिस किसी का कपड़ा देख के घर में जाकर गोली नहीं मारेगी, नहीं मार सकती। तो आप नागरिक बनिए, देखिए चीजें बदल जाएगी। जहां है उनको बदलने की बात ही मत कीजिए। 400 सीटा या 500 सीटा, वो आपका लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है और कोई बुरा आ जाए, तब क्या करेंगे आप? इसलिए लोगों को बदलने की, लोगों को नागरिक बनाने की लड़ाई लड़िए। मुझे लगता है कि इसके संकेत अच्छे मिल रहे हैं। इसका कोई राजनीतिक परिणाम के रूप में मैं देखता भी नहीं, पर मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक परिणाम इसका अच्छा है। लोकतांत्रिक परिणाम ये आया है कि जिस डर को बनाने के लिए इतना इन्वेस्ट किया गया था, वो इन्वेस्टमेंट बाकी इकोनॉमी की हालत की तरफ गायब हो गया है। अभी शाहीन बाग से एक फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। आप देख नहीं सकते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, और अब एक ही शाहीन बाग नहीं है, 60-70 शाहीन बाग हो गए हैं। और मुझे आपकी तालियां ही आपकी उम्मीद हैं, इसलिए ये मत देखिएगा कि सरकार में कौन है, ये देखिए कि आपके मोहल्ले में नागरिक कौन है। आप उस रास्ते पर चलिए, और जिस किसी को भी लगता है कि उसे एक दिन इस मुल्क से निकाला जाएगा, उसकी पहचान पूछी जा रही है, बस उसे गले लगा लीजिए। करो तुमको जो जैसी इबादत करनी है, करो तुमको जैसी बातें करनी है, हम सब एक हैं, नहीं बंटने दीजिए। इसीलिए देखिए कि जब पुरुषों से नहीं हुआ, उनको पता नहीं था कि इस मीडिया से कैसे लड़ें। इस मीडिया ने सबसे पहले, नीलांजना जी, जब सरकार आई तो मीडिया ने एक बैरिकेड बनाया जनता और सरकार के बीच में। जैसे ही जब भी आप जनता बन के आप सरकार की तरफ आते हैं, सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है, जब किसान आए लाखों की संख्या में दिल्ली, तब भी ये मीडिया बैरिकेड बन गया। नहीं गया किसानों के लिए भी, वो किसान हिंदू थे, वो हिंदू किसान थे, उनके लिए नहीं गया। ये मीडिया हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है। वो किसी का नहीं होता है। जब नौजवान सड़क पर उतरे उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए, बिहार में, राजस्थान में, मीडिया नहीं गया। उसमें ज्यादातर हिंदू थे, उनके लिए भी नहीं गया। और टीवी पे बैठ के वो हिंदुत्व का चैंपियन बना फिरता है, जिसका काम था सरकार को जवाबदेही पे घेरना। तो वो बैरिकेड बनाया गया और डराया गया लोगों को कि जब टीवी डरा सकता है तो डराने के लिए 4 लोग चुने गए। हर चीज में रवीश कुमार कहां है? हर चीज में। अब वो कहां है? अब इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कमाल है साहब, आप मेरी इतनी पूछ रहे हो, मैंने तो पूछना भी छोड़ दिया कि मुझे इंटरव्यू कब देंगे। हर चीज में वो ट्विटर पे चालू हो जाता है तो 1500 लोग आ जाते हैं और ट्रेंड कराते हैं। लेकिन जब लोगों ने अपनी नौकरी के सवाल को ट्विटर पे, बहुत अच्छी चीजें, अच्छे सवालों को लेकर ट्रेंड हुई, उसमें आपके ही बच्चों को नौकरियां मिलती, उसको मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाहीन बाग में एक उसको ले आया है, रोज कोई जाता है पूछने 500 रुपया यहाँ पर है, कोई कह रहा है 500 लेके यहाँ पे आ रहे हैं। भाई ये सवाल उनकी रैलियों में पूछ लीजिए जहां 1500 रुपए में लेके लोग जाते हैं, पूछिए ना। इसी राजस्थान में कौन सा कानून आने वाला था, आपको मैं याद दिला देता हूं। इस राजस्थान में कानून आते आते रह गया, आ गया था उसका ड्राफ्ट,
कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, पोस्ट पे है या रिटायर कर गया, जज भी तमाम तरह का, इनके खिलाफ अगर एफआईआर हो जाए करप्शन के केस में, तो जर्नलिस्ट उसकी खबर लिखने से पहले सरकार से अनुमति लेगा। ये इनके विचार हैं। और जब सवाल हम पूछते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं 1975 में आपातकाल आया था। मुझे मालूम है कि आपातकाल आया था, और आपातकाल हम अभी भी देख रहे हैं। हमारी गर्दन से पीछे नहीं मुड़ी रहती है, हमारी कार में सिर्फ रिवर्स गियर नहीं है, फर्स्ट गियर भी है, चला के सामने देखना होता है। तो ये सारी, इसी राजस्थान में कानून आया था। तो आपको लगता है कि ये पार्टियों के बदलने से खत्म हो जाएगा? नहीं, ये पावर का कैरेक्टर हो गया हिंदुस्तान में, जनता को हाँकने का। इसीलिए नागरिक आप अपने लिए बनिए, देश के लिए बनिए। कांग्रेस के फायदे के लिए, बीजेपी के नुकसान के लिए आप नागरिक मत बनो। हमें उनके लिए नहीं बदलना है, हमें अपने लिए बदलना है। हम बदलेंगे तो हमारे बीच में कोई बगल में बैठा हुआ ये नहीं डरेगा, कोई मुसलमान या कोई हिंदू, कि हमारा हमसे कागज और कपड़ा मांगा गया। आप उनके फायदे के लिए, ये देखिए तस्वीर शाहीन बाग में। मैं तो कह रहा हूं यहां छोड़िए, जाइए वहां 500-500 बट रहे होंगे, ले लीजिए, मंदी का टाइम है। हाँ, मंदी का टाइम है, और आप देखिए कि कितने लोग आए हैं। ये औरतों ने हासिल किया। इसीलिए जब लोगों को बोलना नहीं आएगा, जब उन मौलानाओं ने टीवी पर जाकर उनकी मदद की, खराब भाषा बोली, ऐसी भाषा बोली कि लोग भड़क जाएं, और उनकी मदद की, वो मदद कर रहे थे उनको, इसलिए गए। जो समझदार थे वो नहीं गए टेलीविजन में, जो नहीं जा रहे थे उनको पकड़ के लाया गया। नए नए प्रकार के मौलाना लाए गए, जिनको लोग पहचान नहीं रहता कौन है ये। रोज 5 बजे टीवी पे बैठा हुआ है, उल्टा सीधा उनके हिसाब से बोल रहा है, और वो खड़ा करके इस तरह का डिबेट लगाया गया। और आप मुसलमान ऐसे ही होता है, हिंदू ऐसे ही होते हैं। बंद कीजिए सर। किस कौम में, किस प्रदेश के लोग एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, चुटकुलों में, लतीफों में। कहने दीजिए उसको, पॉलिटिक्स में सोच का हिस्सा मत बनाइए। हंस लीजिए, कोई लतीफा है कोई हंस लीजिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। इसलिए आप देखिए कि शाहीन बाग की औरतों ने किस तरह से इस सिटीजनशिप के स्पेस को रीडिफाइन किया। अब वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, वो अब एक आदमी बन गया है। अब लोग टीवी, शाहीन बाग क्यों नहीं बोलता है, तो शाहीन बाग माफी भी मांगता है। हाँ जी, हमारे यहाँ गलती हुई, आपके साथ धक्का मुक्की हुई। अब शाहीन बाग कश्मीरी पंडितों पे क्यों चुप है, तो शाहीन बाग कहता है कि हम इन सॉलिडारिटी विद कश्मीरी पंडित भी खड़े हैं। अब सारे चीज प्रधानमंत्री से नहीं पूछे जा रहे हैं, शाहीन बाग से पूछे जा रहे हैं। ये होता है नागरिक की ताकत। अब जल्दी ही शाहीन बाग से पूछे जाएंगे कि देश की इकोनॉमी की हालत क्यों खराब है, तो मंच की दादियां कहेंगी जी हम चिंतित हैं, हम चिंतित हैं। तो उन्होंने एक स्पेस बनाया, हम मर्दों ने और पिताओं ने। मैं हमेशा कॉलेज में जाता हूं तो कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, कि अपने अपने पिताओं को घर में चेक करो कि वो 20-20 साल से एक किताब नहीं पढ़े, लेकिन कश्मीर पर एक्सपर्ट बनकर ड्राइंग रूम में भाषण दे रहे हैं। और आप जेएलएफ में आए हो, उनके लिए किताबें ले जाओ, अपने डैडियों के लिए। तो इस पिताओं की वैरायटी ने इस देश के लोकतंत्र को बहुत खराब किया। इसीलिए माताओं की नई वैरायटी आई है। उनको आने दीजिए आगे, अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। कम से कम उनके हाथ में लाठी और बंदूक नहीं आने वाली है, वो गालियां नहीं देंगी आपको। आप उनसे धक्का खा के गिर जाएंगे तो उठा के बिठा ही लेंगे कि चोट लग गया बेटा, बेटा मेरा आ जाओ, बैठ जाओ। तो कहानियां ढूंढी जा रही है। अब शाहीन बाग से सारी नाइंसाफियों की बात शाहीन बाग से पूछी जाएगी, और शाहीन बाग बोल रहा है। ये होता है पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी। देखिए कितनी बड़ी है। आप प्राइम मिनिस्टर से पूछो, किसी सवाल का जवाब नहीं आएगा, मैंने तो पूछना छोड़ दिया। लेकिन शाहीन बाग से पूछो, जवाब आ जाता है, आता है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि शाहीन बाग कोई मोहल्ला नहीं है, वहां बैठने वालों का कोई कपड़ा नहीं है, मजहब नहीं है। शाहीन बाग आप हैं, आप हैं। इन औरतों ने, जिनके पास अपनी जिंदगी से वक्त नहीं था कि देश के बारे में सोचें, कितना सुंदर हुआ कि इतनी औरतें देश के लिए सोचने के लिए आ गई। वो इसलिए आए कि डराया आपको भी था, मेजॉरिटी को भी। सबसे पहले जो उनके सपोर्टर व्यापारी है वो कहते हैं आप बोल दो जी, हम नहीं बोलेंगे, जीएसटी के कारण बर्बाद हो गए। बताइए, हम क्या, आप खुद ही उनको बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम क्यों बोले भैया, मुझे भी डर लगता होगा। नहीं नहीं, आप बोल दो, हमारा नाम मत लेना। तो डरिए नहीं, उनसे प्यार कीजिए, उनको चाहिए प्यार बेसिकली। वो कह नहीं पा रहे हैं। मुझे अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते तो मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, गले मिलकर आ जाता। मैं क्या कह रहा था कि हैव फन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, गिव अस ए स्माइल, गिव अस ए स्माइल। हंसिए थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा आपको। हम हंसते हुए भी देखना चाहते हैं, हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप खुश भी रहिए। जब भी आप अमित शाह को बोलते देखिए गुस्से में बोल रहे हैं, क्यों गुस्से में बोल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है गुस्से में बोलने की। खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए। आप चीफ हिस्टोरियन बनना चाहते हैं, बन जाइए। आप ऐसे तो बन नहीं सकते थे, बन जाइए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे हिस्टोरियन को बुला के सैटरडे को कमरे में बंद करके लेक्चर दीजिए, आप जो भी देना है कीजिए। लेकिन मैं बाहर अब आपको खुश देखना चाहता हूँ, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, आप दोनों को। तो इसलिए हम, मुझे मालूम है कि समय जा रहा है, तो इसीलिए हम क्रोनोलॉजी की बात तो नहीं करेंगे, पर अच्छा है। तो मैं जा रहा हूँ। आप सब आए, बहुत दूर दूर से बहुत लोग आए होंगे, इतना प्यार आप लोगों से मिलता है, बहुत अच्छी बात है। पर ये प्यार मैं अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा, आपको ही आपका खजाना लौटा रहा हूं कि आप इस प्यार को वैसे किसी को दे आइएगा जो सड़क पर खड़ा होकर अकेला बोल रहा होगा। आप अपने प्यार को उनके यहां दे आइए, उससे गले मिलाइएगा जो इस देश के लिए बोल रहा होगा। और डरना छोड़ दीजिए। आप में से बहुतों के पिताजी आईपीएस होंगे, उनसे घर में जाकर पूछिए कि आप संविधान का काम करते हो या गुलामी का काम करते हो। चाहे आपके पिताजी, आपके मामा जी, चाचा जी डीजीपी हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, उनके घरों में जाकर पूछिए। मुझे पूरा भरोसा है उनके भीतर भी इस देश के लिए एक ज़मीर है। जब आप उनसे प्यार से सवाल करेंगे, वो इस देश के लिए काम करेंगे। और बोलने वाले 18-19 साल के लड़के लड़कियों पर देशद्रोह, राजद्रोह के आरोप नहीं लगाएंगे।